अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान के अंदर सर्दी की इस वक्त शिद्दत है, धुंध भी पड़ने लगी है, लेकिन इसके साथ ही सियासी पारा, ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि जैसे जैसे सर्दी के अंदर इजाफा होता है पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत हर सर्दी के अंदर ऊपर आता है। तो इस सर्दियों के अंदर भी सियासी जो दर्जा हरारत है वो अपने अरूज पर है और देखें ये मनफी से ऊपर कितना जाता है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मौलाना फजल रहमान की PDM यानी कि एक बड़ा ग्रैंड हेल्थ जो एक अलाइंस है वो 13 दिसंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले इस्तीफ़े भी मांग लिए गए हैं और जबकि इसके साथ ही मीनार पाकिस्तान को पानी से भी भर दिया गया है हुकूमती जमात की तरफ से। तो एक तरफ कंटेनर देना और दूसरी तरफ पानी छोड़ना, तीसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम नून का ये कहना कि हम आवाम के लिए निकले हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहना ये सिर्फ मुक मकाओ और जान बचाओ मुहिम है। तो ये इसमें ऊपर आज बात करेंगे। अपने मेहमानों का सबसे पहले तारुफ करवाता चलूँ। मेरे सबसे पहले जो बाएं जानिब मौजूद गेस्ट हैं नूरनिसा मलिक साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली है। बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ चौधरी लतीफ़ नज़र गुज्जर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, MP हैं और जबकि चेयरमैन FDA भी हैं और एक वो दरीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन साथी हैं जो कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी इमरान खान के एक पुराने साथी हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। उनके साथ मियाँ ताहिर जमील साहब मौजूद हैं, मौजूदा MPA भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से पहला इस्तीफ़ा देने वाले जो शख्स हैं फैसलाबाद डिवीज़न से भी वो मियाँ ताहिर जमील साहब है, जिनका इस्तीफ़ा सामने आ चुका है, जिन्होंने गुज़िश्ता रात अपना इस्तीफ़ा देते हुए ये कह दिया था कि मैं अब सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है उससे इस्तीफ़ा देता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जो है चलने के काबिल नहीं है, तो मैं इससे मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ। मियाँ ताहिर जमील साहब से बात का आगाज़ मैं करूँगा क्योंकि इस्तीफ़ा उनकी तरफ से आया है। मियाँ साहब, अवाम ने मैंडेट दे के आपको भेजा है, इस्तीफ़े देना शुरू हो गए हैं, किस लिए ये इस्तीफ़ा दिया गया? और बड़ी अहम सिचुएशन है इस वक्त, अवाम भी पूछेगी जी देखें हमने मैंडेट दिया, क्या अवाम से भी मशवरा अपने हल्के से किया? इस वक्त आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और PDM का जो अरूज है, जो मोमेंटम है, वो कितना बना हुआ है और कितना समझते हैं 13 दिसंबर का जलसा कामयाब होगा, इसके बाद जो लॉन्ग मार्च है वो आपका कामयाब हो सकता है? किधर को जा रही है सियासत? क्या आप लोग सही इकदाम उठा रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अगर रिज़ाइन की बात करूं तो रिज़ाइन जो है मैंने अपने हलके के जो हमारे लोग थे उनसे बिल्कुल मशावरत की है, उनसे मशवरा करके उनको मैंने बिल्कुल एतमाद में लिया है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया था, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, जो मेरे लिए पोलिंग एजेंट बने थे, उन तमाम लोगों से मशावरत के बाद ही रिज़ाइन जो है वो मैंने जमा करवाया। और दूसरी बात ये है कि रिज़ाइन देने की वजह क्या है, लोगों को क्या हमने पूछा है, क्या लोगों को वजह बताई है। वो वजह ये है कि 2.5 साल के अंदर आप देखें कि फैसलाबाद जो है वो खंडर का मंज़र जो है वो पेश करने लगा है। आप जंग रोड पे जाएं, आप समुंदरी रोड पे जाएं, आप जड़ांवाला रोड पे जाएं, आप सत्याना रोड पे जाएं, मतलब कि कोई भी जो मेन शाहराह है उससे आपका गुज़रना जो है वो महाल हो चुका है। वहाँ पे इतनी गर्द उड़ती है कि उसकी वजह से बीमारियाँ देखें, अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं सिविल हॉस्पिटल DHQ आप देख लें, अलाइड हॉस्पिटल देख लें, जनरल हॉस्पिटल देख लें और प्राइवेट हॉस्पिटल देख लें, आप जो अस्थमा के डॉक्टर्स हैं जो उनको सांस की बीमारियों को डील करते हैं, आप देखें कि उनके मेंबर्स ऑफ पेशेंट्स जो हैं, नंबर्स ऑफ पेशेंट वो कितने बढ़ चुके हैं। वो अब हुकूमत का ये काम था कि ये बर वक्त फ़ंड जारी करवाती, बर वक्त जो ये काम होने वाले थे उनको देखती। उसके अलावा आप देखें कि सबसे बड़ा जो मेरा मसला है, जो मेरे वोटर का मसला है, वो है महंगाई, वो है बिजली के रेट, वो है सुई गैस के रेट, वो हैं रोज़मर्रा जो अशिया अद्वियात उनके रेट्स। हमने बारहा असम्बली के अंदर सड़कों के ऊपर जलसों के अंदर बार बार हमने ये बावर करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि चाहे आप मांगे तांगे से जैसे भी बन गए हैं, आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, खुदा के लिए कुछ आवाम को रिलीफ दें, खुदा के लिए आप जो हमारा राइट बनता है। अगर मैं ख़ुसूसी तौर पे फैसलाबाद की बात करूं तो फैसलाबाद का जो राइट बनता है वो ही कम अज़ कम लगाएं। कोई नया यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई नया कॉलेज नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती है कि यहाँ पर हम अरबों रुपए टैक्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे रहे हैं और वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं आवाम की फलाह बहबूद पे लगाया जा रहा, क्यों नहीं ऐसे नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि जिससे ये पता लगे कि पाकिस्तान में ये नया पाकिस्तान है। हम तो अब खुदा के लिए हम तो अब नज़र लतीफ़ साहब से भी ये गुजारिश करेंगे, ये हमारे बड़े भाई हैं
और इन्होंने हमेशा हक सच की बात की है। मैं तो इनसे कहूँगा कि खुदा के लिए हमारा जो पुराना पाकिस्तान था वो ही हमें वापस कर दें, हम उसी पाकिस्तान में खुश हैं, हमें ये नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। शायद कहने लगे कि खुदा का वास्ता आप ही हमारे साथ इस्तीफा दे दें। चले माइक लतीफ़ साहब की तरफ बढ़ाएं ज़रा, इनसे बात करें। चौधरी साहब उन्होंने इतने इल्ज़ाम लगा दिए, वो कह रहे हैं आपसे अब इल्तिजा है, आप खान साहब को बताएं, आपकी मुलाकातें भी होती रहती हैं, आप चेयरमैन FDA भी हैं और कंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली मियाँ साहब ने आपके ऊपर छोड़ दिया जी। देखें सड़कें टूटी हुई हैं, FDA भी कुछ नहीं कर रहा, तरक्याती काम भी नहीं हो रहे, क्यों इतना फैसला तबाह कर दिया? देखें ऑपोजिशन कह रही है हम NRO के लिए नहीं बाहर आ रहे। अच्छा, आपके सवाल और हैं जो मियाँ साहब ने बात की, पहले मैं उसको जवाब दे दूँ। मेरा ख्याल बड़ा अच्छा आपका सवाल था जिस तरह मियाँ साहब ने जिक्र किया। देखिए, अगर तो मियाँ साहब ये कहते हैं कि फैसलाबाद की जो सड़कें टूटी हुई हैं और जो डेवलपमेंट के काम नहीं उस वजह से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, तो मैं आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि फैसलाबाद की सड़कें बिल्कुल आप ये 100% आपको पता है, हमारी फ़ाइनल जो समरी वगैरह मंजूर हो चुकी हैं, डेवलपमेंट का काम शुरू होने लगे। तो ये तो फिर मैं कहूँगा आप अपना इस्तीफ़ा वापस कर दें अभी। एक तो ये बात है। अगर हाँ दूसरी, अच्छा आपने बात मैं देखे मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं अगर आपको ना दिखा सका कि काम शुरू होने वाला तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ठीक हो या ये वापस कर, ये तो अभी बिल्कुल आप देखेंगे मेरे चंद दिनों की बात है। चौधरी साहब का वादा है, PTI वाला नहीं, हम यकीन नहीं 100% ना। अच्छा नहीं आप देखिए, ये मैं बात रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, सारा दुनिया देख रही है मुझे, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको सुबह आ जाएं डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा कि वो किस स्टेज पे है। तो हालात ये है मेरे भाई कि जो आप नए या पुराने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं तो सबसे पहले तो यही बात कहूँगा कि देखें हमारी पार्टी तीसरी जो पार्टी है, दो बड़ी सियासी पार्टियों की मौजूदगी में पाकिस्तान में ये शायद तसव्वुर भी नहीं था कि एक तीसरी पार्टी इस तरह ऊपर आती है, लोग हमें वोट करते हैं। तो उसकी वजह यही है कि जब ये दोनों बड़ी पार्टियाँ एक मरकज़ में थे और एक सूबे में थे, जब इन्होंने डिलीवर नहीं किया तो लोगों ने हमें ये मैंडेट दिया है। यकीनन ये अगर इन्होंने अच्छे काम किए थे तो आज हम इस जगह पे ना बैठे। नंबर 1। अच्छा, अगर अब रहेगी 2 साल, जैसे आपने बात किया, जैसे मियाँ साहब ने ये नुक्ता उठाया कि डेवलपमेंट के काम की बात, तो एक तो वो थोड़ी बहुत ग्रांट जो हमें मिलती रही है, लेकिन शहर के जो मेगा प्रोजेक्ट से मैं इसमें एतराफ़ करता हूँ वो हम नहीं कर सके। तो हमारे माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे, आपके सामने हैं। फिर आपने देखा पूरी दुनिया, जो अमेरिका जैसे मुल्क जो मईशत वो भी ज़ुबूं हाली का शिकार थी, वो ड्यू टू कोविड-19 जो आया है कोरोना की वजह से। तो अब मैं समझता हूँ शुक्र अल्लाह का कि कोरोना में भी अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन इनका जलसा नहीं बनता। नहीं, मेरी बात सुने, जलसे देखें, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जलसा करना कोई इसमें मजाका नहीं है। मैं ये कहूँ कि जलसा नहीं होना चाहिए, हमने खुद बड़े जलसे किए हैं और ये सारे आज वैसे तो बड़ी हंसी की बात है, ये दोनों बड़ी पार्टियां मेरी, वो बहन भी बैठी हैं, भाई बैठे हैं। देखिए आज हम जहां इंतखाब संधि की बात करते होते थे, आज मैं एक तस्वीर देख के मुझे हंसी आ रही थी कि एक तरफ वो बिलावल साहब खड़े हैं, एक तरफ मोहतरमा मरियम खड़ी हैं और दरमियान में मौलाना साहब खड़े हैं। आज इनको उनकी ज़रूरत पड़ गई जिनको हमेशा ये कहते रहें। ये इन सियासी पार्टियों का हाल है। दूसरी, मियाँ साहब ने जैसे बात की कि अपने हल्के के अवाम से मशवरा किया, ये बताओ, देखें मैं समझता हूँ इस इक़दाम को मैं सराहता हूँ मियाँ साहब को कि देखें वो कल इस्तीफ़े एक्सेप्ट होते हैं नहीं होते ये बात की बात, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से कमिटमेंट का इज़हार किया। इस हद तक ये ठीक है, इज़हार है, इस पार्टी के टिकट पे ये जीते हैं, इन्होंने अपने पार्टी के कहने पे टिकट दिया। लेकिन मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ कि ये ऐसे कोई हालात नहीं है कि इस्तीफ़ों की तरफ जाया जाए। जमहूरियत को चलना चाहे, 5-5 साल दोनों पार्टियों ने पूरे किए हैं। अगर अवाम की आप बात करें कि सिर्फ अवाम के लिए ये इस्तीफ़े दे रहे हैं तो शायद मैं भी इनके साथ होता, लेकिन ऐसा नहीं कि अवाम को इस हाल पे पहुँचाने वाली यही दो पार्टियाँ। नूर साहब मलिक साहब की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा, वो कह रहे हैं जी इस्तीफ़े बनते नहीं हैं। सैयद हसन मिर्ज़ा ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। फैसलाबाद डिवीज़न में वो पहला इस्तीफ़ा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला इस्तीफ़ा था और एक बड़ी अहम चीज़ थी, पेशरफ थी, पंजाबी के अंदर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा लिखा। यानी कि मैं ये कहूँगा, मैं ये कह सकता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध कार्ड की बजाय यहाँ पंजाबी कार्ड खेला है और अच्छा खेला है। एक चीज़ सैयद हसन मिर्ज़ा की बड़ी मुझे पसंद है, उन्होंने कहा जी चौधरी दे नाल मसली सी, तो मसली ने तो अपने आप ने काट लिया, हुकूमत ने उन्होंने देन चो करना। क्या कहेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? वो कह रहे हैं जी मौलाना फजल रहमान के कंधों का सहारा ले रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं ऐसे? मतलब क्यों पाकिस्तान इस्तीफ़े दे रहे हैं, पाकिस्तान PDM की जमातें, जब मुल्क सही चल रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुताबिक?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं अपने भाई हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा कि हमारी आप देखें कि नेक्स्ट हम क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आप फाइलें देखें और तकरीबन ये शुरू होने जा रहा है सारे प्रोजेक्ट। तो मैं सिर्फ ये सवाल यहाँ पे पूछती हूँ कि जब अपोजिशन ने अपनी तहरीक शुरू कर दी, जब वो अवाम में चले गए, जब उन्होंने अवाम से रब्ता कर लिया, तब इनको क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये फौरी तौर पे अवामी प्रोजेक्ट शुरू करें, अवाम के साथ रब्ते में आए? 2.5 साल ये कहाँ सोए हुए थे? इनको नहीं पता था कि फैसलाबाद के क्या हालात हो रहे हैं, यहाँ की सड़कों के क्या हालात है, कितनी मुआशी जो बेरोज़गारी फैल रही है और लोग इज्तिमाई खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं? यानी फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ पे गरीब आवाम के साथ नहीं खड़े होंगे। अब 2.5 साल बाद आपको तब क्यों याद आया है कि जब अपोजिशन अवाम के साथ, अवाम के मसाइल में उनके साथ खड़ी हो गई है? अब दूसरी बात आपकी तरफ आती हूँ कि आपने कहा कि हमें क्यों पीडीएम की तहरीक की ज़रूरत पड़ी। आपको याद होगा कि जब ये 2018 में असम्बलीज़ बनी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली में जो पहली स्पीच की, उन्होंने इमरान नियाज़ी को यही ऑफ़र की थी कि बेशक हम आपको नहीं मानते, आप सिलेक्टेड आएँ, जैसे भी आएँ, हम इस पर हमारा एक मौक़िफ़ है, वो हम हमेशा खड़े रहेंगे, मगर हम ये भी चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करें, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारी तरफ कदम बढ़ाएं, हम आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। मगर यही इनके लीडर की जो हमेशा की तरह अनापसंदिया और वो जो अकड़ है, वो कभी यानी मुल्क के मसाइल के साथ भी वो लेके नहीं चलना चाहती अपोजिशन को। भी किया कि आप मुज़ाकरात कर लें बैठ के। ये कब किया ऑफ़र? जब हम अवाम के साथ चले गए, अवाम में चले गए, अवाम के मसाइल के साथ खड़े हो गए। देखिए, हमें पता है इस टाइम कोरोना के हालात क्या हैं, कोरोना के मसाइल क्या है, उसमें हमें बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कदम भी उठाने चाहिए। मगर आप ये भी देखें कि उससे बड़ा वायरस अमरोना वायरस जो पाकिस्तान को, अमरोना वायरस जो बुरी तरह पाकिस्तान की यानी अवाम के मसाइल को, मैं कहती हूँ कि इस तरह अभी आप देखें, एक लम्हे में इन्होंने स्टील मिल के हज़ारों जो वर्कर्स हैं उनको बेरोज़गार कर दिया। PIA में कितने मसाइल आ गए। इसी तरह बहुत से मसाइल हैं। हम भी अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के वोटों से आगे आते हैं। हम अगर आज अवाम के मसाइल के साथ उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल इलेक्शन में हम किस मुँह के साथ अवाम के साथ जाएंगे? ये अगर आप कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती है कि हुकूमत को डीरेल किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल अपनी अवाम के साथ है। अब हमारे जो अवाम और वोटर के मसाइल हैं, अब आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में जो मसाइल हुआ कि 26% वोट लिए जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, उसको 3 सीटें मिलती हैं, और जो 24% वोट लेती है वो 9 सीटें ले लेती है। अब हम अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अकेला छोड़ दें कि जिनके वोट्स पे डाका पड़ा है? तो ये जो मसाइल है ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने अवाम के मसाइल के लिए, उनके हल के लिए और उनकी ताकि आगे आने वाले वक्त मज़ीद बुरा होने से बचाने के लिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक में आए। जलसा कामयाब हो सकेगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा, आप इनके लीडर के बयानात ही उसको कामयाब कर रहे हैं। जो एक तरफ तो कहते हैं कि हम नहीं रोकेंगे, ये चाहते हैं कि अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत इनकी वो यानी हाइप दे, मगर ये साथ कभी पानी छोड़ देते हैं, कभी मुकदमे बना देते हैं, कभी DJ भट्ट को उठा लेते हैं। तो ये जो इससे पता चलता है कि जलसा ऑलरेडी कामयाब हो चुका है। साहब को दीजिएगा माइक। चौधरी साहब, क्योंकि मैं ब्रेक के बाद मियाँ साहब की तरफ आना है, एक सवाल पूछूंगा। देखें, DJ भट्ट साहब को क्यों उठा लिया? उन्होंने तो आपके जलसे सजाए, माइक लगाए, स्पीकर लगाए, इतना खूबसूरत। DJ भट्ट की तारीफ़ें करते इमरान खान साहब नहीं थकते थे। अब बड़ा ये हैरानकुन बात है, और दूसरी तरफ पानी छोड़ दिया। इस चीज़ को तो वैसे जहाँ तक मेरी तला है तो उठाने वाली बात का मुझे नहीं इल्म। जो पानी की वो सोशल मीडिया में तस्वीर चल रही है, आप समझते हैं कि इतना पानी मीनार पाकिस्तान में छोड़ा जा सकता है कि मीनार पाकिस्तान ही उसमें डूबा हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। कोई रूटीन में कहीं वो PHA वालों ने पानी लगाया होगा। अभी तो 3-4 दिन पड़े हैं, अभी तो नहीं, अभी 3-4 दिन पड़े हैं यार, आराम से जलसा हो जाएगा। आप करें जलसा, उसमें क्या डेफिनेट सूख जाएगा पानी। कौन सा, हमारे तो दरिया पहले सूखे हुए हैं। नहीं, इतना नहीं, 2-3 दिन में वैसे ही सूख जाएगा। अगर थोड़ा बहुत वो पानी हुआ, आप जलसा करें, मैं लेकिन वो अगर ना करे तो वो क्यों है? बात कर रहे थे पानी के ऊपर, ब्रेक की तरफ जाएंगे कि पानी खुश्क हो जाएगा, जलसा इनको इजाज़त मिलेगी। DJ भट्ट को किसी उठाया नहीं गया, लीगली गिरफ्तार किया गया है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। यहीं से बात शुरू करते हैं कि 84 मेंबरान की मौजूदगी में इजलास चल सकता है, हाउस चल सकता है।
इस्तीफे क्या करेंगे, किस हद तक मौसर किरदार अदा करेंगे, ये बहुत एक अहम सवाल है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर एक की ज़ुबान के ऊपर है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां ताजवी साहब 84 मेंबरान अगर मौजूद हों तो हाउस चल सकता है। गवर्नमेंट के पास कौमी असम्बली के अंदर इत्तेहादी मिला के 170 से ज़ायद तादाद है, तो ये इस्तीफ़े किस हद तक मौसर होंगे? खान साहब कहते हैं मैं बाई इलेक्शन करवा दूंगा, तो इस्तीफ़े तो फिर बेबुनियाद चले गए। लॉन्ग मार्च करेंगे, वो कह रहे हैं आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो फिर आखिरकार PDM इस्तीफ़ों की तरफ क्यों जाती है? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी जो मर्ज़ी कर लें, हम बाई इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। तो कैसा फार्मूला होगा कि जो इलेक्शन से रोकेंगे इन्हें फिर, क्योंकि डेफिनेटली अगर रास्ता हमवार हो जाएगा फिर तो सारी असम्बली इनकी भर के आ जाएगी, सेनेट भी सारा इनका हो जाएगा। देखें जी, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, जब ये करेंगे तो इनको लग पता जाएगा। ऐसी बात नहीं है, जब अपोजिशन सारी बाहर आ जाएगी। और ये तो एक जलसे से इतना खाइफ हैं, और देखें कि एक दिन का जलसा होता है, ये 3 दिन का खुद ही हुकूमत कर देती है। मुझे समझ नहीं आती। आप देखें कि मुल्तान में जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटों के साथ किया गया, जो मुस्लिम लीग के कारकुनों के साथ किया गया, वो आपके कैमरे की आंखें भी देखती रहीं, तारीख भी लिखी जा रही है। और जो इमरान खान साहब कहते होते थे कि जी मुझे अगर 2000 बंदा भी कह देगा तो मैं जनाब इस्तीफ़ा दे के चला जाऊँगा, अब तो देखें पूरा मुल्क उनको कह रहा है कि खुदा का नाम है साड़ी जान छड़ दो। लेकिन मसला ये है, ये मैं ना मानूँ और ये अना परस्ती जो है ये इनको ले डूबेगी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था। हम ये कह रहे थे कि आप आवाम को रिलीफ दें, हम ये कह रहे थे आप महंगाई पे कंट्रोल करें, हम ये कह रहे थे कि आप पाकिस्तान में बसने वाले जो लोग हैं उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनको आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसियाँ बनाएं। लेकिन आप देखें कि गंदम का डाका देख लें, आप चीनी का डाका देखें, आप अद्वियात का डाका देखें, उससे बढ़ के आप हमारे जो डेवलपमेंट स्कीमों का डाका है वो देखें। अरबों रुपए के जो स्कैंडल्स हैं वो अप्रूव्ड स्कैंडल, जो इन्होंने मेरे भाई की पार्टी ने जो देखें कमेटियां बनाई, FIA के सुपुर्द किया, क्या बना है आज? कौन सी रिपोर्ट पे मुझे ये बताएं कि कार्रवाई हुई है? कौन सा बंदा गिरफ़्तार किया है? आप सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के आप कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। पूरी गवर्नमेंट का जो फोकस है, पूरी गवर्नमेंट का, आप देखिए कि इनके जितने स्पोक्समैन हैं, जो किराए के स्पोक्समैन ये ला के इन्होंने रखे हुए हैं, वो तमाम के तमाम कोई अमेरिका से आया है, कोई कनाडा से आया है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है। मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि जब कोई मुश्किल टाइम आएगा और ये स्पोक्समैन इंशाल्लाह अपने अपने बक्से संभालेंगे और ये पहली फ़्लाइट पकड़ कर ये पाकिस्तान छोड़ देंगे। क्योंकि डुअल नेशनल लोग हैं, इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर? मुझे ये बताएं कि सारा दिन जो है वो आवाम की नुमाइंदगी की बजाय आप सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन पे लगाते हैं। मैंने तो इनको पहले भी मशवरा देता रहा हूँ, और मेरी बात से किसी हद तक मेरे भाई जो हैं वो एग्री भी पहले भी करते रहे हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं इस बात पे कि ये सही बात करने वाले लोग हैं। सही बात करने वाले लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक PTI का जो ओरिजिनल फेस है वो सामने नहीं आएगा, वो सामने आकर कोई अपनी पॉलिसी जो है वो अपनी लीडरशिप को बना के नहीं दिखाएगा, ये हुकूमत किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकती। ये किराए के जो स्पोक्समैन हैं, इनकी ज़ुबान से और इनके एक्ट से आवाम हमेशा परेशान हुई है। पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो हमेशा इनकी वजह से डिस्टर्ब हुई हैं, और आप देखें कि उनकी वजह से जो हमारे और इनके दरमियान जो फासले हैं वो बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं। और राजा साहब ने कल कहा कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं SOP की खिलाफ वर्जी करने वालों की, तो शफीक गुज्जर साहब का भी केस खुल गया है, पुराने जितने भी ये एक मरीम नवाज़ की रैली वाला केस खुल गया फैसलाबाद का, तो कैसे जाएंगे आप लाहौर के लिए? वो तो गिरफ्तारियां और पूरा प्लान तो तैयार हो चुका है। देखें मेरे अपने ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसकी तैयारी भी की जा रही है, और मुझे पता चला है कि कोई 2-4 जगह मेरा नाम जो है वो फिट भी कर दिया गया है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम ना पहले पर्चों से डरे हैं, ना हमने पहले कभी डर के सियासत की है। अब भी हम डट के इंशाल्लाह अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं, और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में हम इंशाल्लाह अपने वर्करों को लेकर मीनारे पाकिस्तान भी पहुंचेंगे, और जो हमारे हकीकी अवाम की जो नुमाइंदगी है उसका हक़ अदा करेंगे इंशाल्लाह, और इस हुकूमत से हम निजात भी हासिल करने में कामयाब होंगे। तो की तरफ बढ़ूँगा।
वो कहेंगे हुकूमत से निजात हासिल करने में कामयाब हुए। चौधरी साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि बिलाशुबा 84 अरकान असम्बली से इजलास चल सकता है, सब कुछ सही हो जाएगा, इमरान खान साहब की तरफ से ऑफ़र भी दे दी गई है, लेकिन गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, दूसरी तरफ पर्चे भी हो रहे हैं। जो कल सूबाई वज़ीर कानून का बयान था, उन्होंने कहा कि अगर कोई SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा तो गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो अगर इतने हालात ख़राब करने के बजाय पहले भी मुज़ाकरात के लिए मौके मिले, तो क्यों मुज़ाकरात के लिए अब आखिरकार आके तैयार हुए हैं कि हम मुज़ाकरात करें और हालात बेहतर कर लें? देखिए, जहाँ तक वो ये तो कोई, जैसे मैं अपने जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग और मंजे हुए सियासतदान हैं, कानून को समझते हैं, एतजाज़ हसन साहब की बात सुन रहा था, तो वो इस्तीफ़े देने से ऐसा असम्बली को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो है कानूनी बात। अब दूसरी बात आ गई कि मैं ये समझता हूँ कि अखलाकी अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल में इनको अवाम ने जो इन्हें मैंडेट दिया है उसका एहतराम करना चाहिए। अभी कोई तुक नहीं बनता। देखिए, अवाम की जहाँ बार बार जो बात करते हैं अवाम की, मेरा नहीं ख्याल कि अवाम को तो इस हाल पे पहुँचाने वाली ये खुद पार्टी हैं। अवाम के हक़ के लिए अगर हमें तो 2-2.5 साल में तो नहीं हमने पूरे मुल्क का जो बड़ा कर दिया, तो ये मेरा ख्याल 3-3 बारियाँ लेने वाली पार्टियाँ के मुँह से ये बात जचती नहीं है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात आ गई कि आप उसमें समझते हैं कि इनको इस्तीफ़े देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, हमारे भाई हैं, हम क्यों चाहेंगे हमारी ये हमारा सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, हम एक शहर के वासी हैं। मैं एक जैसे मियाँ साहब की मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि हमारा बड़ा, जब भी बात करते हैं एहतरामन हम एक दूसरे से बात करते हैं। ये देखिए, सियासी पार्टियों का इख्तलाफ अपनी जगह, सियासत हमें, जमहूरियत हमें बर्दाश्त करती। तो मैं ये समझता हूँ हमें बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक कि आपके पास फॉर्म मौजूद है, आपकी अच्छी खासी नुमाइंदगी मौजूद है असम्बली में, आप आवाज़ उठाएँ। यकीनन जो अपोजिशन है वो हुकूमत की खामियों को वो उजागर करती है, हाईलाइट करती है, और इसी का वो नेक्स्ट इलेक्शन में जाके फिर वो उसको एडवांटेज लेती है। लेकिन बदकिस्मती से अभी 2.5 साल में आप देख लें जो हुआ है। मोहतरम जो मियाँ नवाज शरीफ से थे, अभी जैसे कमिटमेंट करके, अदालतों से कमिटमेंट करके पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, और वहाँ जाके वही ज़बान बोली जा रही है जो कभी अल्ताफ़ हुसैन बोलते होते थे। और आप कह रहे हैं कि बाहर बैठ के आपको अवाम का ख्याल आ गया। सिर्फ ये है कि अगर हम इक़्तिदार में हैं तो जमहूरियत है, जब कोई और पार्टी आ जाएगी तो आप उसको ये सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मेरा ये ख्याल है कि इनको दोनों सियासी पार्टियों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और आवाम के हकूक़ की ज़रूर बात करें। यकीनन अगर महंगाई की लहर है तो हुकूमत का ये काम है इसको कंट्रोल करें, और यकीनन करेंगे। और मैं जैसे मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ, मियाँ साहब ने जब आगाज़ किया था फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से, वो बहन ने भी मसला उठाया। देखें, पहली बात तो ये है कि वो तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं, आप भी इस चीज़ से आगाह हैं। जो मईशत के हमारे हालात थे वो आपके सामने थे। फिर मुझे बताएं, कोरोना की वजह से मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया में ऐसा ना हुआ हो, एक गरीब मुल्क जो कर्ज़ों में जकड़ा हुआ मुल्क हो, जिसने गरीबों को, मज़दूरों की, उनका ख्याल करते हुए 12,000 का पैकेज दिया, और ऐसा पैकेज जिस पर कोई भी बंदा कोई मुखालिफ उंगली नहीं रख सकता। अच्छा, एक बड़ा बुनियादी सवाल होगा इस्तीफ़ों के ऊपर। क्या आप खान साहब का कल बयान के बाद मेरा सबसे पहला ये सवाल हुआ था, मैं किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से ये पूछूंगा कि 2.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकी, तो फिर बाई इलेक्शन कैसे करवाएंगे? एक आप इतना बड़ा, सबसे अहम चीज़ है बल्दियाती इलेक्शन, जो आप खुद कहते थे खान साहब के ताकत की मुंतकली निचली सतह तक, वो हो नहीं सके, तो ये कैसे होंगे? देखिए, आपके 2 सवाल हैं। जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शन का सवाल है, बल्दियाती इलेक्शन होंगे, यकीनन आपने भी देखा इसमें सारा जो कानूनी रुकावटें थी वो अब दूर हो चुकी हैं, और ये अब थोड़ा सा डिले कोरोना की वजह से था कि वो हालात बेहतर होते थे। यकीनन मैं समझता हूँ ये तो हमारा मैनिफेस्टो में था कि हमने बल्दियाती इलेक्शन कराने, और मैं ये समझता हूँ जमहूरियत की जो सही मानों में जो उसके सम्राट हैं, वो जब तक आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाते वो लोगों तक नहीं पहुँचेंगे। दूसरी बात, हमें कौन सा शौक़ है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उन्होंने दोबारा इलेक्शन कराने इनके नहीं कराने। लेकिन मैं तो ये कहूँगा दोबारा इलेक्शन ना, हाँ, इनका एक प्रेशर है वो अपनी जगह। मैंने जैसे पहले बात की कि मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और अपनी पार्टी से वफादारी का सबूत देते हुए इन्होंने कहा कि जी मैंने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन ये रिज़ाइन जो है इनकी पार्टियों तक है। और मैं उम्मीद करता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर होने की इस चीज़ से कि ये अभी डायलॉग होंगे, बैठेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। नूर मलिक साहब की तरफ बढ़ूँगा। कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन PDM हुकूमती जमात की तरफ से या NRO के लिए भाग रहे हैं या सेनेट इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो ये दोनों, ये हकीकत में मबनी है कि आप लोग सिर्फ इस्तीफ़े जो हैं वो सिर्फ इसलिए जलसे कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत ना मिल जाए, या कोई NRO का मसला है?
देखिए जी, इनके लीडर तो पहले दिन से एक ही बात उनके है, वो मुंह पे हाथ फेर फेर के भी कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा एनआरओ। फिर जब उनसे पूछा जाता है कि ये बताएं कि किन लोगों ने इनसे एनआरओ मांगे हैं, तो ये उन पर्सनैलिटीज़ के नाम भी नहीं बता पाते। तो ये एक इनका सिर्फ स्लोगन है आवाम के साथ, आवाम को ये जताना चाह रहे हैं कि पता नहीं पीपल्स पार्टी या नून लीग या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी जो इस तहरीक में है, वो शायद एनआरओ के लिए ये सारी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे कायदीन इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद है। आपको पता है जरदारी साहब के साथ पिछले 2.5-3 सालों से क्या सलूक हो रहा है, किस उनके सिंध से केस मुंतकिल किए गए रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, ताकि वो यहाँ पे केस के लिए आएँ। वो आ रहे हैं, वो तो नहीं पाकिस्तान छोड़ के भागे। हमारे खुर्शीद शाह साहब को पिछले 1.5 साल से अरेस्ट किया हुआ, मेरा ख्याल 2 साल होने को आ रहे हैं। उनके ऊपर अभी तक कोई एलिगेशन भी नहीं ये लगा सके। तो यानी एलिगेशन लगाए बगैर आप किस तरह एक पर्सनैलिटी को अंदर रख सकते हैं 2-2.5 साल। तो ये चीज़ें हमें भी हम अगर कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है पॉलिटिकल लोगों के साथ और ऑपोजिशन के, अभी इनकी लीडरशिप को देखें, कौन सी ऐसी लीडरशिप है जिसके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस नहीं है। अभी बिलियन ट्री की सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है वो आपके सामने है, मगर नैब के कान पे जून तक नहीं रेंग सकी। इसी तरह चीनी का स्कैंडल, कितना मेगा स्कैंडल इस पाकिस्तान में हुआ, और पता भी है किन लोगों के, किन मिनिस्टर्स के नाम आए उसमें। पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? आपके पास सिंध की हुकूमत है, अगर आम इंतखाबात हो जाते हैं, नून लीग को पंजाब मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल वफाक मिल जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट क्या होगा कि दोबारा आम इंतखाबात में आपका, क्योंकि अभी भी गो मगो जैसे एतजाज़ हसन की बात चौधरी साहब ने की, मैं भी सवाल करूंगा उसके बाद ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि बिलावल भुट्टो से पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें बुला के सीसी में पूछा जाएगा। कायरा साहब से कहा, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, एक इस्तीफ़ा आया भी है, लेकिन अभी भी इबहाम लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि वो इस्तीफ़े देंगी या नहीं देगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है कि इस्तीफ़े देने जा रहे हैं? देखिए, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो फैसला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। वो अगर रेजिग्नेशन के हवाले से आएगा, पीपल्स पार्टी साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी। मौलाना फजल रहमान पीडीएम के चूँकि हेड हैं, वो जो डिसाइड करेंगे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको फॉलो करेंगी, उसमें कोई दूसरी कोई राय नहीं है। अब जो आप कह रहे हैं कि इससे पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा पहुँचने जा रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात कही थी कि बहुत पहले ही ये एक जैसे ही तहरीक शुरू हुई थी, कहना शुरू हो गया कि कभी जो सिनेरियो वो इस तरह की तरीक़ों से नहीं बदलता, इसके लिए यानी आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पूरे 5 साल का। हम ये बात कहते हैं कि हम ये इस बात पे नहीं आ रहे कि हम हुकूमत को गिरा के ही छोड़ेंगे। हम अपने हिस्से का ज़ोर लगाएंगे, हम अपनी आवाम के साथ खड़े होंगे, हम अपनी आवाम के मसाइल के साथ इस टाइम खड़े हैं। हम मसाइल में अपने पाकिस्तान के आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर आप देखें ये जुनूबी वज़ीरिस्तान और बलोच भाइयों के साथ क्या मसाइल हो रहे हैं, तो क्या हम अपने भाइयों को अकेला छोड़ दें? वहाँ पे क्या उनके साथ हो रहा है, किस तरह के मसाइल वो फेस कर रहे हैं? क्या हम ये इंतज़ार करें कि बलोचिस्तान हमसे अलहदा हो जाए? तो अगर आप इस तरह के मसाइल पे कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदे पहुँचने जा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं आवाम के मसाइल के लिए जंग। हमारे लीडरशिप ने यहाँ के पे कुर्बानियाँ दी, जाने दी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका हमें क्या फ़ायदा पहुँचे। इससे क्या फ़ायदा होगा? मैं मियाँ साहब से एक आखिरी सवाल पूछना है, ताजिमिल साहब के पास माइक ज़रा। मियाँ साहब, अगर फॉर एग्जांपल आम इंतखाबात हो जाते हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती है, फिर नून लीग क्या करेगी, फिर पीडीएम क्या करेगी, फिर रोड्स पे आ जाएंगे? देखिए जी, हमारा तो मकसद पहले भी यही था, 2018 में भी यही था, और अब भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इसमें जो जिसको आवाम सेलेक्ट करे, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई पीपल्स पार्टी आ जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाएगी या मुस्लिम लीग नून आ जाएगी। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई है, जिस नतीजे में वजूद में आई है, वो नतीजा आप देखें कि किस तरह हमारे पोलिंग एजेंटों को मारा गया, किस तरह फॉर्म 45 जो थे वो नहीं दिए गए, किस तरह जो हमारे प्रिजाइडिंग अफसर थे उनको बाहर निकाला गया, किस तरह हमारे 2-2 दिन। अब मुझे ये बताएं कि 250 वोट का अगर एक पोलिंग स्टेशन है या 300 वोट का पोलिंग स्टेशन है, उसका रिज़ल्ट 2 दिन रोकने की ज़रूरत क्या पड़ी है? मुझे ये बताएं कि अगर कोई उसमें कोई इन्होंने हैंकी फेंकी नहीं करनी थी, तो फिर क्यों अगले दिन शाम तक जो हैं वो रिज़ल्ट क्लियर नहीं हो सके? ये रिज़ल्ट जो हैं ये चेंज किए गए हैं। ये रिग इलेक्शन था। इस इलेक्शन में आप
हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उनको मारा गया, उनको बाहर निकाला गया, बाहर निकाल कर अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेटों को जितवाया गया। मैं ये डिमांड करता हूँ इलेक्शन कमीशन से और पाकिस्तान के तमाम अदारों से कि खुदा के लिए आवाम जिसको चाहे आप उसको सपोर्ट करें। जो वोट की पर्ची की ताकत से आगे आए, बिल्कुल उसको जो हुकूमत है वो मिलनी चाहिए। और मेरी ये गुजारिश होगी जीतने वाले लोगों से कि वो अपनी पॉलिसी बनाएं, अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं, लेकर चलें। अगर तहरीक इंसाफ ने अच्छी पॉलिसियाँ बनाई होती तो आज लोग सड़कों पे ना होते। लोग सड़कों पे ना होते। मियां साहब बहुत शुक्रिया, चोई साहब आपका भी शुक्रिया, नूर साहब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, इनका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ तज़ियाती तौर पर कुछ सवालात करेंगे। लेकिन जो पॉइंट इधर सामने एक बहुत अहम चीज़ सामने आती है कि चीज़ ये है कि नून लीग इस्तीफ़े देने जा रही है, पीडीएम इस्तीफ़े देने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्ताफ़ी होने जा रही है। मुस्ताफ़ी होने के बाद अगला क्या लाहेअमल होगा, जो कि इन्होंने अभी ऐलान करना है, लॉन्ग मार्च के बाद का भी चीज़ें ऐलान करनी है। हुकूमत दोबारा से आती है, चलें फॉर एग्ज़ाम्पल पीडीएम को हुकूमत मिल जाती है तो कैसे मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे, क्या ये आपस में दस्तों गिरेबान नहीं होंगे? ये बहुत सारे अहम सवाल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्टांस रखती है, ये आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के बड़े अहमियत के हामिल हैं। बड़े रुख बदल रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी आखिरकार मुशावरत के लिए इनके साथ बैठ कर डायलॉग के लिए घुटने नहीं टेके चलें, थोड़े घुटने टेक लें भी, लफ्ज़ बोल लें तो मेरे ख्याल में बजा होगा। उनसे बात के लिए ये कहा है कि हम बैठ कर टेबल टॉक के लिए तैयार हैं, लेकिन ये टेबल टॉक के लिए सियासी अगर मंजरनामा यही हो जाएगा, एहतजाज होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम शुरू किया लॉन्ग मार्च का, ये फिर अब पीडीएम करेगी। इसके बाद मेरे ख्याल में पीडीएम अभी कुछ ज़्यादा बहुत ओपन नहीं लग रही। वो इस लॉन्ग मार्च से कह रही है कि हम कुछ रुक के किसी और तरीके से दायरा इख्तियार या रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि ये एक रवायत ना बन जाए, जो आए डी चौक जाए, इस्लामाबाद जाए, हुकूमत गिराए और फिर आ जाए। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सियासी मेहमान मौजूद थे, अब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सदर फैसल प्रेस क्लब हैं ज़फ़र डोगर साहब। सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सब कैसे देखते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले हफ्ते आपने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी का इंटरव्यू किया, परवेज़ शीर साहब का इंटरव्यू किया, तो एहसन इकबाल साहब का, सॉरी। तो आप जब सवाल उनसे करे तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत सवाल किया था कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर इतने बड़े जलसे और इतनी सारी तहरीकें कामयाब करवाना नामुमकिन होता है। तो इसके बगैर चल रहा है सब कुछ, क्योंकि मैं स्टार्ट इससे लेना चाहूँगा, क्योंकि जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर का जलसा नहीं होगा। अभी तक अवाम में ये आम फहम बात फैली हुई है, नहीं होगा। लेकिन हुकूमती जमात डटी, जो अपोजिशन जमातें डटी हुई हैं, हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। इमरान खान इस वक्त ये भी कह रहे हैं टेबल टॉक कर लेते हैं, तो बातें बढ़ रही हैं, सियासी दर्जा बहुत अरूज पे है। क्या समझते हैं इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जाती नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया बिलाल। जो आपने कहा वो सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मैंने उनसे पूछा था शाहिद खान अब्बासी साहब से कि ये बताइए कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में जितनी भी तहरीकें चली हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से चलती रही। ये एक तसव्वुर है हमारे यहाँ, और इसमें काफ़ी सारी रियलिटी भी पाई जाती, कम से कम समझा यही जाता है और ऐसा होता भी रहा है। तो ये पहली तहरीक है जो ख़ुद आप सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चला रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं कि हम सेलेक्टेड के नहीं, सिलेक्टर्स के ख़िलाफ़ हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हमारा मुकाबला उनसे, जो उनको हमारा मुकाबला उनसे, तो ये फिर ये जो तहरीक है ये, और साथ साथ आप ये भी कहते हैं हमारा इक़्तिदार के लिए नहीं, हम कुछ एक निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं। और निज़ाम की तब्दीली से आपकी मुराद ये है कि पूरा फ़ौज, जैसे एहसन इकबाल ने साथ ही उनके इंटरव्यू में कहा कि फ़ौज बैरिक्स में हो, सियासतदान पार्लियामेंट में हो, जजेस अदालतों में हो, मतलब पूरा प्लान है कि आप जो आइडियल जमहूरियत की एक सिचुएशन होती है वो हो। तो ये कैसे होगा कि पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हुकूमत होगी? तो इस पर उन्होंने कहा जी वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं हम, लेकिन मतलब ये कि अगले लम्हे ये भी जवाब दिया मैंने कहा अगर पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से चलाई गई तहरीक, जिसे यही कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से चली, अगर वो कामयाब नहीं हो सकी तो आप तो चला ही उनके ख़िलाफ़ रहे हैं, तो ये कैसे चलेगी? कहते जी कि यही तो फ़र्क होता है। ये एक काम की बात थी उनकी कि यही तो फ़र्क है कि अवाम हुकूमत गिरा सकते हैं, अवाम हुकूमत गिरा सकते हैं। अब ये एक दिलचस्प बात ये है कि क्या अवाम हुकूमत गिरा सकते हैं?
हाँ, एक स्टेज ऐसी आती होती है लेकिन यहाँ सवाल आया क्या आवाम पीडीएम के साथ खड़ी है? हाँ, अच्छा ये बड़ा अहम सवाल। अच्छा, इसमें आके आप ये कह सकते हैं कि अवाम महंगाई से तंग हैं, फलां चीज़ से तंग हैं, तो वो उठ खड़े हों। तो जब अवाम उठ खड़े हों वाकई हुकूमतें गिर जाती हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन सेलेक्टेड जो होते हैं वो गिर जाते हैं, हुकूमतें भी गिर जाती हैं, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट भी गिर जाती है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस्टेब्लिशमेंट देखिए वो एक मुल्क की सलामती की ज़मानत होती है। इस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ फ़ौज को कह देते हैं। बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट एक आपका रियासती ढांचे का नाम होता है, जिसमें अदलिया भी होती है, फ़ौज भी होती है, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी होती है, चला रहे होते हैं वो अदारा पूरा जो मुल्क एक चल रहा होता है, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी सारी उसमें आती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि फ़ौज का ही नाम आता है, इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को कह देते हैं। तासुर बना दिया। अच्छा, ये एक बात पता क्या है बिलाल, बात ये है कि मैं इसको बड़ा आपके मुख्तसरन एक इसमें इस सवाल का जवाब जिसके पास होगा वो पूरी सियासत का तज्जिया हो जाएगा। बिल्कुल सही है। देखना ये है क्या वाकई नून लीग इस वक्त निज़ाम की तब्दीली के लिए हुकूमत चला रही है और उस पर कमिटेड है और उससे कम कोई चीज़ नहीं लेगी, लेने पे तैयार नहीं है। एक सवाल ये, और दूसरा ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट अपना सियासी रोल कम करने पर तैयार है या ख़त्म करने पर, जो कि उनका एजेंडा है, जो कि उनकी डिमांड है। इस्टेब्लिशमेंट का अपने उस रोल से पीछे हट जाना, ख़त्म कर देना का मतलब ये होगा कि जितना भी पाकिस्तान इस वक्त उनके जो जहाँ जहाँ भी उनके स्टेक्स हैं उनसे पीछे हट जाना। मैं नहीं समझता कि अभी वो स्टेज आ गई है कि जहाँ आगे इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि ठीक है जी आप सियासतदान सिर्फ वो एक मुल्क संभालें, वही सियासत करें, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इंटरेस्ट की, उनके स्टेक्स की जड़ें बड़ी गहरी हैं। वो मैं नहीं समझता कि वो पीछे हट जाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि पॉलिटिक्स हो जाए एक बार फिर। पॉलिटिक्स में ये होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, एग्जैक्टली आप गिव एंड टेक होता है, कुछ आपको दे दिया जाता है, कुछ आप उनका कुछ। और इनकी भी डिमांड क्या रही है यार, ये अब आके ये निज़ाम की तब्दीली की बात करने लगे। चंद माह पहले तक तो ये केसेस की बात हो रही थी सारी, ये केस ख़त्म कर दें तो बात ठीक है, 5 साल पूरे कर लें। इसी पॉइंट के अंदर से मेरा अगला सवाल है कि पाकिस्तान तरीके से अभी तक ये कहती है कि बैठ के डायलॉग कर लें, क्योंकि आप एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन जब एनआरओ का पूछा जाता है खान साहब बता नहीं पाते कि कौन मांग रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि आप एक क्वेश्चन मांग रहे हैं जो हम नहीं देंगे। लाहौर का जलसा कैसे देखते हैं? 13 दिसंबर का कितना बड़ा हो सकता है? पिनारे पाकिस्तान तो पानी में डूब चुका है, इस वक्त पानी उसे कर दिया गया है, और इसके इतराफ़ देखें तो इस्तीफ़े भी आना शुरू हो गए हैं। मियाँ ताजमीर साहब हमारे साथ मौजूद है, इस्तीफ़ा दे चुके हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इस्तीफ़ों की एक सिलसिला जो वो भी शुरू हो गया है, लेकिन 84 अरकान से असम्बली चल जाएगी। अपोजिशन के पास असम्बलियाँ गिराने का कोई ऑप्शन इतना नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि असम्बलियाँ गिरा सकें। कैसे देख रहे हैं कि 13 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर के बाद कोई हालात बदलते नज़र आ रहे हैं, या हुकूमत अपनी जगह पर कायम है और एनआरओ नहीं देगी? बिलाल ये बताएं कि जो हुकूमत 2.5 साल में बलदियाती इलेक्शन ना करा सकी हो, जिसमें बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं, कहाँ से करवाई? वो पूरे पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें अगर तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, वो इलेक्शन कराना इतना आसान काम नहीं है कि मैं ज़िमनी इलेक्शन करा दूंगा। आप बलदियाती इलेक्शन तो करा नहीं सके अभी तक, तो ये इतना आसान नहीं होता। जब इस स्टेज पे नौबत आ जाए, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े, चारों असम्बलियों से इस्तीफ़े। मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो एक और प्लान चल रहा है, बड़ा खुफिया प्लान, अच्छा, एक यानी कि इसके बरक्स कोई और कहानी इसके साथ साथ अपोजिशन में एक और बात चल रही है कि इनको पंजाब में इनकी गवर्नमेंट गिरा दो, मरकज़ से ये खुद तोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा एक पॉलिटिक्स इस तरह की भी चलेगी। ये आसिफ जरदारी साहब जो हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने ये मियां नवाज शरीफ को कहा है कि मैं चौधरियों से बात करता हूँ। सर वो ये चंद नंबर्स की गेम है। ये गवर्नमेंट पंजाब की गई तो समझें इनका मेन देखें क्या वो वज़ीर आज़म जो पूरी हर तबके की ख्वाहिश के बावजूद एक अपना वज़ीर आला चेंज करने पर तैयार नहीं है, उसकी इतनी बड़ी कीमत दे रहे हैं, तो क्या वज़ीर आला और पूरी हुकूमत ही जाती रहे तो उसके बाद उनका क्या हाल होगा? क्योंकि एक कॉल सिर्फ की थी मियाँ साहब से अफसोस के लिए, और इमरान खान साहब जाके शुजात साहब से कहते थे मुझे परवेज़ नहीं समझें, तो यानी कि चौधरियों का रोल फिर एक बार बहुत अहमियत का हामिल है। अगर गवर्नमेंट गिर जाती है
पंजाब की, तो पीछे क्या रह जाएगा? तो पीछे तो मरकज़ी हुकूमत तो ऑलरेडी फिर मरकज़ से वो काफ़ी जाएगी। चले जाएगी, चंद मैंगल चंद पहले जा वोट चुके हैं। मैंगल गया अताउल्ला, वो मैंगल अख्तर मैंगल इनके खिलाफ है। काफरी का मरकज़ से भी निकल आती। तो आप, एमपी मैं हम कहता अगले हूँ दिन सिर्फ चले जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इतना कह दे कि हम, हमारा साथ कोई ताल्लुक है, हम गैर जानबदार हैं, या इशारा ही सिर्फ कर दे, मुंह से ना भी कहे, तो ख़ुद पीटीआई के अंदर से इतने सारे लोग तैयार बैठे हैं, राजा रियाज जैसे, और अयास वो उनके जो और भी एक की पूरी टीम बैठी है। पूरी बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी नाम क्या लूँ, तो वो एकदम से धड़ाम से ये इनके नंबर जो गेम है वो ख़त्म हो जाएगी, ये गिर जाएगी हुकूमत। तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है हो सकता है लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए, उससे पहले ही काम हो जाए। क्योंकि सर ये एक बहुत आपने अहम बात की है। मेरा ये सवाल हर एक से है, लॉन्ग मार्च पीटीआई ने किया, अब नून लीग करेगी, पीडीएम करेगी, इसके बाद कोई और जमात करेगी, ये एक सिलसिला बन जाएगा। लॉन्ग मार्च करो, हुकूमत गिराओ, लॉन्ग मार्च करो, हुकूमत गिराओ, बारी लेनी है, लॉन्ग मार्च पे आ जाए। ये तो एक बहुत मनफी सियासत जो हमें चाहिए कि पाकिस्तान में ये सियासत नहीं परवान चढ़नी चाहिए कि जिसका दिल करे सड़कें रोके, बंद करे, हुकूमत गिराए, आ जाए। देखें, असूलन तो जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है उसे 5 साल पूरे करने चाहिए। अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो 5 साल पूरे मौका देना चाहिए। हाँ, अपोजिशन का काम है गलत पॉलिसियाँ जो गवर्नमेंट की होती हैं उन पर आवाज़ उठाए, एहतजाज करे, सड़कों पे भी आए, बेशक मोटिवेट करे, मोबिलाइज़ करे आवाम को, लेकिन हुकूमत को गिराना जो है वो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं। जिस तरह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए, जैसे भी किए, इसी तरह नून लीग की गवर्नमेंट ने भी 5 साल पूरे किए। उनके नवाज शरीफ हटे तो शाहद खकान अब्बासी आ गए, लेकिन 5 साल पूरे हुए उनके भी। अब मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को वक्त पूरा करने देना चाहिए, ताकि कोई ये ना कल को कह सके जी मुझे पूरा टाइम नहीं दिया गया, मैं अगले 2 साल में ये करने वाला था। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इनको टाइम मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपनी खामियां दूर करे और जो जो काम इनके जहन में हैं वो कर गुजरें, जो जो रुकावटें हैं उसकी परवाह किए बगैर कर गुजरें। पता तो चले ना, फिर बाद में पछतावे। वो कहते हैं वो मुक्का जो लड़ाई के बाद में याद आए अपने मुँह पर मार लेना चाहिए। वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात इमरान खान साहब ने एक चीज़ कही कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को इसीलिए पंजाब में लेकर आए हैं क्योंकि उस्मान बुज़दार से अपने कामों की तशहीर नहीं हो पा रही या वो कर नहीं पा रहे, तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा अब बेहतर तरीके से पंजाब की आकाश करेंगी। तो डोगर साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक था कि रुख पंजाब की तरफ है कि उनके अब ध्यान गवर्नमेंट का भी पीटीआई का जो है इस वक्त वो पंजाब के ऊपर है कि उन्हें ये डर महसूस हो गया है कि चौधरी बरादरान जो हैं या इत्तेहादी जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खाइफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, उनसे नाराज़ हैं। तो उनकी नाराज़गियाँ दूर करने के बजाय हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो इकदाम करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को आवाम में सेव कर सकती है। क्योंकि ये बात बिल्कुल बजाती मैं सेकंड करूँगा कि हुकूमतें गिरती हैं तो आवाम गिराती है, क्योंकि जहाँ भी पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें इनकलाब आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम से आता है, वो फिर आगे जो भी खड़ा हो जाए वो दीवार गिर जाती है। तो ये बहुत अहमियत के हामिल होगी। आने वाले दिन जो हैं पाकिस्तान सियासत के बहुत ही अहमियत के हैं। हर आए दिन एक नई पेशरफ्त हो रही है, एक नया रुख जो है वो मुतय्यन हो रहा है। तो देखना होगा पाकिस्तान की सियासत अगले आने वाले दिनों में कैसी होगी, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। प्रोग्राम इसके ऊपर दोबारा से भी करेंगे कि 13 दिसंबर के बाद क्या सिचुएशन बनती है। आज के लिए इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।